अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। कल जो हमने बजट के सेगमेंट्स कर लिए थे, अगर उसमें से आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हमने कल सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट इन केजी एंड इन रुपीस, फिर डायरेक्ट लेबर बजट, फिर वेरिएबल एफओएच बजट और फिक्स्ड एफओएच बजट बना लिए थे। और जो हमारे एफओएच के बजट थे वो हमने प्रोडक्ट वाइज भी देख लिए थे और डिपार्टमेंट वाइज भी देख लिए थे। अगर हम इनको यहाँ देखें दोबारा, सबसे पहले था सेल्स बजट, ये हमने बनाया। इसके बाद हमने बनाया प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स। दिस इज जस्ट सेल्स यूनिट्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री करके हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन बजट, दिस वन। ये हमने कल बना लिया था। इसके बाद प्रोडक्शन की बजट के बाद बनता है बेटा डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट। डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, दिस इज डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। जो हमने प्रोडक्शन करनी है उसके हिसाब से ही बनते हैं। दिस इज 7,800 इंटू हमने कर दिया 3, तो ये 23,400 आ गया एंड सो ऑन। हमारा यूजेज बजट आया था। इसकी बेसिस पे हमने बनाया था डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। उसके अंदर हमने क्या किया, जो यूजेज हमारे पास निकल आई थी उसके अंदर हमने क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ऐड कर दी थी, ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री लेस कर दी थी। तो हमारे पास आगे थे परचेजेस टू बी मेड, और ये यूनिट प्राइस थी पर केजी कितनी होती है उससे हमने मल्टीप्लाई किया, तो परचेज बजट इन रुपीज हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद हमने बनाया था डायरेक्ट लेबर बजट। डिपार्टमेंट 1 में हमारी क्या कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, डिपार्टमेंट 2 में क्या कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, कितने आवर्स काम हो रहा है, ये हमारे पास आए थे। जैसे स्टार है हमारी प्रोडक्ट, इसकी 7,800 की प्रोडक्शन थी, एक यूनिट पे लगते हैं 5 आवर्स इन डिपार्टमेंट 1, ये टोटल आवर्स हो गए। ये लेबर का रेट था डिपार्टमेंट 1 में, लेबर की कॉस्ट आ गई डिपार्टमेंट 1 में फॉर स्टार। लाइक वाइज फॉर ब्राइट इतने हमारे यूनिट्स हैं, 2.5 आवर्स पर यूनिट लगते थे, टोटल आवर्स हो गए और टन का रेट है। और इस तरह हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट आ गई थी ऑफ ब्राइट इन डिपार्टमेंट 1। तो इस तरह हमें डिपार्टमेंट 1 के आवर्स भी पता लग गए और कॉस्ट भी पता लग गई। लाइक वाइज हमने इस तरह डिपार्टमेंट 2 के आवर्स और कॉस्ट को मालूम किया, और अगर हम दोनों लेबर की कॉस्टों को जमा कर दें तो ये हमारे पास आ जाती है टोटल लेबर कॉस्ट। ओके, जब बेटा हमें आवर्स पता लग चुके हैं ना, तो हमें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का रेट बताया गया था, डिपार्टमेंट 1 का क्या है और डिपार्टमेंट 2 का क्या है। वो कहाँ पे बताया गया था, डिपार्टमेंट 1 का रेट है वेरिएबल का 4 + 3 + 2 दैट इज 9। तो हमारे पास 9 आ गए, और हमारे पास वेरिएबल के दूसरे रेट है डिपार्टमेंट 2 का 12। ये कहाँ से आया था, ये भी यहाँ दिया गया 3 + 5 + 4 12। ओके, ये हमारे पास रेट आ गया वेरिएबल ओवरहेड का। और अगर हमें फिक्स ओवरहेड का रेट निकालना हो, हमें फिक्स ओवरहेड की अमाउंट दी गई है दैट इज 86,500 डिपार्टमेंट 1 की। इन सबको अगर हम जमा करेंगे दैट इज 86,500। ओके, तो ये लिखिए हमने, और डिपार्टमेंट 1 के आवर्स जो हैं दैट इज 43,250। तो इस कॉस्ट को इस आवर्स पे डिवाइड कर दिया तो ये रेट आ गया 2। तो अगर हम टोटल रेट देखें तो 9 + 2 = 11। लाइक वाइज अगर हम देखें डिपार्टमेंट 2 के लिए, इसमें हमारे पास
ये कॉस्टें हैं, इसको डिवाइड कर दिया डिपार्टमेंट 2 के आर से, तो हमारे पास रेटिंग आया 1.5 और टोटल एफओएच हमारा हो जाएगा 13.5। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे डिपार्टमेंट 1 में कितने वेरिएबल एफओएच लगे हैं, डिपार्टमेंट 2 में कितने लगे हैं, तो रेट आपने निकाला हुआ है 9 और 12 का। 9 डिपार्टमेंट 1 में है, डिपार्टमेंट 2 में 12 है। इस पे हमारे स्टार के काम हुआ था 39,000, देखो बेटा ये लिखा हुआ है, और ब्राइट पे काम हुआ था 4,250 टोटल। अगर हम इसको सम करें तो डिपार्टमेंट 1 के आवर्स पूरे हो जाते हैं, दैट इज 43,250। लाइकवाइज डिपार्टमेंट 2 के आवर्स हैं 41,400। तो हमें पता लग गया कि स्टार के लिए हमारे वेरिएबल एफओएच क्या है डिपार्टमेंट 1 में और डिपार्टमेंट 2 में। लाइकवाइज फॉर ब्राइट हमें पता लग गया कि हमारे वेरिएबल एफओएच क्या है फॉर ब्राइट इन डिपार्टमेंट 1 एंड इन डिपार्टमेंट 2। ओके, इस तरह जिस तरह हमने वेरिएबल का किया है, सेम इस तरह हम फिक्स्ड एफओएच के साथ भी कर लेंगे, और इस तरह हमारे पास टोटल एफओएच आ जाएंगे फॉर स्टार एंड ब्राइट इन बोथ डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2। ये सेगमेंट अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा जब हम बनाएंगे यूनिट कॉस्ट, जब बच्चों बनाएंगे यूनिट कॉस्ट। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो बेटा, यूनिट कॉस्ट में क्या क्या चीज़ शामिल होती है? मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, वन इज मटेरियल कॉस्ट, अदर इज लेबर कॉस्ट, अदर इज वेरिएबल एफओएच, एंड लास्ट इज फिक्स्ड एफओएच। ओके, अब बस जो हमें डाटा क्वेश्चन में दिया गया है उसको हमने यहाँ प्लेस करना है। जैसे ये सारा डाटा आपके सामने है, आपने उसको यहाँ प्लेस करना है और यूनिट कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। तो जरा आप देखें, आपको ये वर्किंग समझ आ रही है? जहां समझ नहीं आ रही है मुझे बताएं। जी बेटा, हम निकालने क्या है यूनिट कॉस्ट, कि एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट क्या है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, स्टार एंड ब्राइट। स्टार को अगर हम देखें, इसके अंदर हमें मटेरियल एक्स चाहिए और मटेरियल वाई चाहिए। कितना कितना चाहिए ये देख लेते हैं। मटेरियल एक्स चाहिए 3 kg स्टार के लिए, और मटेरियल चाहिए वाई 5 kg। 3 kg एंड 5 kg, 3 kg एंड 5 kg। ओके, इसका रेट क्या है? दिस इज 20 पर केजी एंड 15 पर केजी। 20 पर केजी एंड 15 पर केजी, तो हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया। लाइकवाइज ब्राइड के लिए मटेरियल एक्स चाहिए 5 और मटेरियल वाई चाहिए 4। 5 एंड 4, रेट तो वही है एक्स का और वाई का, 20 और 15। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 100 और 60। यहां तक क्लियर सबको? तो बेटा एक यूनिट के ऊपर कितना कितना मटेरियल हमें चाहिए था, उसकी क्वांटिटी और उसकी अमाउंट भी आ गई। फिर लेबर पे आएंगे। लेबर हमें कितनी कितनी चाहिए देख लेते हैं। लेबर डिपार्टमेंट 1 में स्टार के लिए ऊपर चाहिए 5 आवर्स और ब्राइड के लिए चाहिए 2.5 आवर्स। तो डिपार्टमेंट 1 में 5 आवर्स एंड 2.5 आवर्स, और डिपार्टमेंट 1 का रेट है 10 पर आवर।
तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास फिगर आ गई। जब आएंगे डिपार्टमेंट 2 में तो 4 आवर्स और 6 आवर्स, दिस इज 4 आवर्स एंड 6 आवर्स, और डिपार्टमेंट 2 का रेट है 12 पर आवर। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये लेबर की फिगर। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। अब इसके बाद आ जाएंगे हम वेरिएबल एफओएच। अब वेरिएबल एफओएच और जो फिक्स एफओएच हैं ये दोनों ही डिपेंडेंट हैं किनके ऊपर, लेबर आवर्स के ऊपर। तो जो हमारे पास लेबर आवर्स है डिपार्टमेंट 1 और 2 के, हमने लेबर आवर्स एज इट इज लिख दिए दोनों में। इसी तरह यहाँ पे भी अब वेरिएबल एफओएच का रेट था 9 इन डिपार्टमेंट 1 एंड 12 इन डिपार्टमेंट 2, 9 in department 1 and 12 in department 2. Like fixed एफओएच का रेट था इन डिपार्टमेंट 1 2 और सेकंड डिपार्टमेंट में था 1.5। तो जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और ये हमने सम कर लिया है, ठीक है, दिस इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, दैट इज 342। ये हमने सारी वैल्यूज को सम कर लिया, दैट इज 342, और यहाँ पे आ गया 365.5। तो दिस इज द यूनिट कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ठीक है बेटा, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी? कोई क्वेश्चन बेटा? दानियाल, हमाद, तौहीद, अच्छा बेटा। अब हम आते हैं, कल आपको काम दिया था कैश बजट का। तो कैश बजट हम ये जान चुके हैं, कैश बजट किससे बनता है। सबसे पहले हम लिखते हैं रिसीट्स, सबसे पहले लिखते हैं रिसीट्स। ये हमें क्वेश्चन में दी गई है, जस्ट हमने उनको उठा के, ये रिसीट्स दी गई है, हमने इनके थाउजेंड्स ओमिट कर दिए और इन वैल्यूज को उठा के हमने प्लेस कर दिया। देखिए 800, 1000, 800 एंड 900, 800, 1000, 800 एंड 900। ओके, ये क्वार्टर वाइज आ गया। इसी तरह पेमेंट दी गई है 400, 200, 300, हमने वो 400, 200, 300 लिख दिया। अब रिसीट्स हैं क्वार्टर 1 में 800, पेमेंट्स हैं हमारे पास 900, तो सरप्लस और डेफिसिट कितने का आ जाएगा? 100 का। ठीक है, ये आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद हम क्या करते थे, हमने सारे सरप्लस डेफिसिट निकाल लिए, हम इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस जमा करते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग आ जाता है। अब ओपनिंग हमें कहाँ दिया गया है, क्वेश्चन में हम आएंगे, ये वाला पोर्शन है, इसमें आप देखें कैश दिया गया 1000। ये बैलेंस शीट है साल के शुरू की, इसमें कैश आ रहा है 1000, तो हमने यहाँ ओपनिंग लिख दिया कैश 1000। तो ओपनिंग में और डेफिसिट सरप्लस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 900, एंड दिस इज क्लोजिंग ऑफ क्वार्टर 1 which will become opening of quarter 2। अगेन यहाँ पे हम आएंगे, इसका सरप्लस था 100 का, 900 प्लस 100 किया, दैट इज 1000। दिस इज क्लोजिंग ऑफ क्वार्टर 2, दिस विल बिकम ओपनिंग ऑफ क्वार्टर 3। सरप्लस डेफिसिट यहाँ कुछ नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस 1000 ही आ जाएगा। दिस 1000 विल बिकम ओपनिंग ऑफ क्वार्टर 4। यहाँ पे सरप्लस आ रहा है 571 का। ठीक है बेटा, तो ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 1570.7। दिस इज द क्लोजिंग ऑफ क्वार्टर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वार्टर 4 आया है। जब हम इस पीरियड की जाके बैलेंस शीट बनाएंगे, अभी मैंने यहाँ बैलेंस शीट बनाई भी है, तो वहां पे हम इस फिगर को लेके जाएंगे। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में था और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और बेटा अगर आप इसका टोटल बनाना चाहो फॉर योर कन्वीनियंस, देखो टोटल किस तरह आएगा, इन चारों का सम हो गया। तो हमें पता लग रहा है
कि रिसीट्स हमें कितनी हुई है, और रिसीट्स हमें कहाँ से होती है बेटा, सेल से ही होती है। मटेरियल ये सम आ गया, ये लेबर का सम आ गया, दिस इज अदर सम विच में इंक्लूड सेलिंग एंड एडमिन, वेरिएबल एफओएच, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड सो ऑन। तो मटेरियल लेबर तो यहाँ चला गया था, बाकी एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे, सरप्लस डेफिसिट आ गया, ठीक है बेटा। और ये ओपनिंग बैलेंस था। देखो अब जब टोटल का कॉलम बनता है ना, ये बात आप ध्यान में रखो, ये एक पॉइंट ना लोगों को समटाइम तंग करता है, ये बात आप ध्यान में रख लो कि जब हम टोटल के कॉलम में बनाएंगे ना बेटा, तो हम एक लिखेंगे ओपनिंग और एक लिखेंगे क्लोजिंग। ओपनिंग आएगा सबसे पहले वाले क्वार्टर का, ओपनिंग आएगा सबसे पहले वाले क्वार्टर का, और क्लोजिंग आएगा सबसे आखिरी वाले क्वार्टर का, जब आप टोटल बना रहे, क्योंकि अब ये चारों क्वार्टर का टोटल है। ये बात समझ रहे हो आप? नो सर। नहीं समझ आई? नो सर। अच्छा, इसमें सिर्फ ये 2 पॉइंट समझ नहीं आए या बाकी कुछ और भी मसला है? सर ये बैलेंस शीट में हर क्वार्टर के क्लोजिंग दिए हुए हैं बैलेंस शीट में? सर, बैलेंस शीट में क्वेश्चन में। नहीं नहीं, बैलेंस शीट नहीं है ये, देखो ये जो कैश फ्लो है ना, ये सर, लेकिन अभी आपने जो हर क्वार्टर के नीचे जो आपने लिखे हैं ना जी जी ओपनिंग, जी वो कहाँ से लिया आपने? जी, ये वाला ओपनिंग पता है पहले क्वार्टर का? ये तो सर उससे आया ना, बैलेंस शीट से। जी, तो ये क्लोजिंग समझ आ गया? ये सर तो ये क्लोजिंग अगले क्वार्टर का क्या बन जाएगा? ये क्लोजिंग अगले क्वार्टर का ओपनिंग बन जाएगा। जी, इसी तरह ये क्लोजिंग अगले क्वार्टर का ओपनिंग, ये क्लोजिंग अगले क्वार्टर का ओपनिंग, और ये क्लोजिंग अगले साल का या अगले क्वार्टर का ओपनिंग बनेगा। सर जरा क्वेश्चन। जी जी, सर ये बैलेंस शीट तो एट द एंड ऑफ ईयर दी हुई है ना? जी बेटा, ये देखो मैं बताता हूँ, ये देखो तौहीद, ये क्या लिखा हुआ है, 2000 एक्स, ठीक है, और मांग क्या रहा है, मास्टर बजट 2000 वाई, तो एक्स हो गया ओपनिंग और वाई मांग रहा है हमसे क्लोजिंग, एक्स के बाद वाई आता है ना। ये सर, लेकिन सर आपने देखी, लेट्स सपोज 2001 है, आपने 2001 के एंड का बैलेंस, आपने उसका जो क्लोजिंग है, आपने उसको ओपनिंग बनाया हुआ है जी जी 2002 के फर्स्ट क्वार्टर का। जी जी, बिल्कुल। ओके सर, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब जब टोटल बनाते हैं ना, अब ये दिस इज टोटल ऑफ 2000 एक्स, तो 2000 एक्स के ओपनिंग बैलेंस क्या था, दिस वन, और 2000 एक्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, दिस वन। बात समझ आई बेटा? ये सर, इस इधर आके इनको सम नहीं करना, बाकी देखो सारे फार्मूलाज में ना सम हो रहा है, देखो यहाँ लिखा आता है सम, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आएगा सम, देखो सम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ भी सम सम सम, ठीक है, ये लेकिन ये जो ओपनिंग है ना, ये सम नहीं होगा, दिस इज ओपनिंग, तो हम यहाँ पूरा साल का टोटल बता रहे हैं, दिस इज द ओपनिंग एंड दिस इज द क्लोजिंग, ये बात एक ध्यान में रखो। बेशक 12 महीने का डाटा हो, तो जनवरी का जो ओपनिंग होगा यहाँ लिखेंगे और दिसंबर का क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे। क्लोजिंग तो सर सिंपल प्लस करने से आ रहा है। जी, उस तरह भी आ रहा है, और
यहां से उठा के लिख सकते हो आप। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर है सबको? ये कैश बजट मैंने कल आपको होमवर्क के तौर पे दिया था कि आप बनाएं। ये देखें सारा ये जो डाटा है ना, अभी जो मैं हाईलाइट करता हूं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। दिस पोर्शन वाज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला पोर्शन। इससे आपने निकाला है सरप्लस डेफिसिट। ओपनिंग भी आपको दिया गया था, तो आपने हर क्वार्टर का क्लोजिंग ओपनिंग बनता गया, क्लोजिंग ओपनिंग बनता गया, और आपके पास ये कैश बजट कंप्लीट हो गया। ओके, आगे चलते हैं। सर जी जी सर सर अगर इसको टोटल में ही कर दें, इंडिविजुअल क्वार्टर्स का ना करें, फिर भी ठीक है ना? ये बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें जो पॉइंट समझाने वाला बेटा वो यही है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे हो। ओके सर। ठीक है, अब बच्चों वापस मैं आता हूँ जरा, जो कल हमने बजट बनाए थे इसमें एक दो चीजें हम कर लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, आपने कल ये देख लिया था कि हमने जब मटेरियल परचेज का बजट बनाया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास थी 4000 यूनिट्स एंड 7000 यूनिट्स। ये क्वेश्चन में दी गई है, मैं वो आपको रेफर भी करा देता हूँ। दैट इज मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री 4000 यूनिट्स एंड 7000 यूनिट्स। ओके, 4000 यूनिट्स एंड 7000 यूनिट्स। अच्छा बेटा, 4000 लिख दी और 7000 लिख दी। ये 4000 कौन सा आइटम था? एक्स, ठीक है। और ये वाला जो था, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, 7000 था वाई। अब एक्स एक यूनिट कितने का आता था? 20 का, और वाई एक आता था 15 का। तो अगर हम रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो 4000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, दैट इज 80,000, और 7000 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 105,000। और अगर हम दोनों को सम कर लें तो दैट इज 185,000। तो रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसकी ये वैल्यू आ गई। ओके, इसी तरह बच्चों अगर हम यूनिट कॉस्ट देखें तो हमने निकाल लिया 342 एंड 365.5। और अगर हम क्वेश्चन पे आए और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंटरी देखें कितनी दी गई है, 1800 एंड 200। 1800 एंड 200 यूनिट्स हैं एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। तो हम फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये एक यूनिट की कॉस्ट है, 1800 यूनिट्स पड़े हुए हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें पता लग गया कि स्टार के फिनिश प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है, लाइकवाइज ब्राइट के फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या है, और अगर इन दोनों का सम कर दें दैट इज द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स टू बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट। ओके, यूनिट कॉस्ट हमने निकाली इसलिए थी कि हमने इसकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री निकालनी होती है। कल भी जब हमने फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का बजट देखा था तो हमने यही कहा था कि पहले हम यूनिट कॉस्ट निकालेंगे और जितनी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी होगी हम उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब ये इन्वेंट्री की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो बेटा हम क्या फॉलो कर रहे हैं, एवरेज या फाइफो? जी, हम फॉलो कर रहे हैं फाइफो, शाबाश। अच्छा, तो आपको भी रॉ मटेरियल क्लोजिंग की वैल्यू निकालना आ गई और फिनिश गुड्स क्लोजिंग की वैल्यू निकालना आ गई। अब हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। बेटा अब आपने सारे बजट सीख लिए हैं, अब हम सीख रहे हैं प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट और बजटेड इनकम स्टेटमेंट एंड बजटेड बैलेंस शीट। आपने सेल के बजट, प्रोडक्शन के बजट, डायरेक्ट मटेरियल के बजट, डायरेक्ट लेबर के बजट, वेरिएबल एफओएच के बजट, फिक्स्ड एफओएच के बजट और फिनिश गुड्स की वैल्यू हमने निकालना सीख ली। अच्छा, अब एक चीज और हमारे पास आ गई थी, दैट इज सेलिंग एंड एडमन। अगर सेलिंग एंड एडमन के लिए हम देखें उसका बजट बहुत आसान होता है। जस्ट ये जो सेलिंग के नॉन मैन्युफैक्चरिंग के बजट थे ना, हम इन सबको सम कर लें। लेकिन 30 + 20 50 75 और 85, हमारा जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है दैट इज 85। तो ये भी हमारे पास अभी इनकम स्टेटमेंट में काम आएगा, हम वहां पे देखते हैं। तो बेटा अब हमारे इनकम स्टेटमेंट पे
जी देखें, अगर आप सिंपल पहले सेलिंग एंड एडमिन को ही देख लें या नॉन मैन्युफैक्चरिंग को देख लें तो 85,000 ही हमने लिखा हुआ है। 85,000 कहाँ से आया? ये सारे खर्चे। अच्छा, बाकी फिगर्स को आप देखते हैं। सेल्स फिगर आपने बच्चों 4.9 मिलियन निकाली थी कल, अगर आपको याद हो, और मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको लेके भी जा सकता हूँ। यहाँ पे बटन होता है कंट्रोल और जो है ना ब्रैकेट स्टार्ट, इसको जब आप प्रेस करेंगे ना, अब ये 4.9 का मैंने लिंक लगाया हुआ है, हम ये सेल बजट की फिगर पे पहुंच गए, दैट इज 4.9 मिलियन। ये सारे मैंने रिलेट किए। देखो इनकम स्टेटमेंट में आया, सबसे पहले लिखी सेल्स और ये फिगर मैंने उसका लिंक लगाया हुआ है 4.9। अच्छा बेटा, मैं ये आपको बताता चलूं, आईसीएमए में तो अब एग्जाम जो है ना वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, क्योंकि कोरोना का कोई पता नहीं है कोरोना की क्या सूरत रहेगी। तो मुझे लगता है कि आई कैप वाले भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर देंगे, और कंप्यूटर बेस्ड के लिए आपको एक्सेल में अपनी एक कमांड बनानी पड़ेगी। अब आपको हैंड रिटन मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा अप्लीकेबल ना रहे। ACCA भी कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम ले रहा है, और यानी कि शुरू के सेमेस्टर्स में। आईसीएमए में शुरू के 3 सेमेस्टर्स में कंप्यूटर बेस करता था, अब उन्होंने बाकी 3 सेमेस्टर्स जो रिमेनिंग है उनके लिए भी कंप्यूटर बेस कर दिया है। तो आपको थोड़ा सा एक्सेल पे अपना हाथ अब सीधा करना पड़ेगा, और अकाउंटेंट एक्सेल के बगैर कुछ भी नहीं है बेटा। आपके पास जो बड़ी से बड़ी डिग्री हो, अगर आपको एक्सेल नहीं आता, यू आर नथिंग इन द मार्केट। ये सेल्स की फिगर आ गई। इसके बाद आते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको बनाना आती है, जस्ट मैं बताता हूँ ये कहाँ से फिगर्स आ रही हैं। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ये आ रहा है 800,000। कहाँ से आया बेटा, ये देख लेते हैं। ये हमारे पास बैलेंस शीट थी, इसमें देखें रॉ मटेरियल दिया हुआ है 800,000, ये फिगर हमने लिखी। परचेजेस, परचेजेस अगर आप जाके देखें, इसका भी मैंने लिंक लगाया हुआ है। रॉ मटेरियल परचेज का बजट हमने बनाया था, हमने कहा था कि 618,000 का हम खरीदेंगे मटेरियल एक्स, और मटेरियल वाई खरीदेंगे 702,000। इन दोनों को सम करें तो ये बनता है 1320। ठीक है बेटा, तो ये हमें इनकम स्टेटमेंट में ये आ गई परचेजेस। ओपनिंग और परचेज को ऐड किया, दिस इज अवेलेबल फॉर यूज, इन दोनों को सम कर दिया। अभी आपको मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंटरी हमने निकाली है 185,000, तो मैं इसको वहीं पे दोबारा ले जाता हूँ। देखिए ये 185,000 हमने निकाली थी क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू। ओके, 185,000 185,000 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब हम अवेलेबल फॉर यूज में से क्लोजिंग लेस करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ये देख लें, हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया। अवेलेबल फॉर यूज में से रॉ मटेरियल जब क्लोजिंग लेस किया, अवेलेबल फॉर यूज आ गया। डायरेक्ट लेबर की फिगर हमने दोनों डिपार्टमेंट्स की सम की हुई है, और वो आ रही थी 929,300। आप जाके देख भी सकते हैं, ये लेबर की फिगर हमने दोनों डिपार्टमेंट्स की सम की थी, दिस वन एंड दिस वन, ये बन गई थी 929,300। तो इनकम स्टेटमेंट में ये 929,300 आ गई। वेरिएबल एफर्ट्स, ये भी हमने लिंक किया हुआ था, इसको जाके देख लेते हैं। बेटा देखो ये है वेरिएबल एफर्ट्स, डिपार्टमेंट 1 का ये था, डिपार्टमेंट 2 का ये था, इन दोनों को सम हमने किया है, दैट इज 886,050। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर फिक्स्ड एफर्ट्स की वैल्यू निकालेंगे हम, ये भी हमने लिंक लगाया हुआ है 148,600। और अगर आप यहां से नहीं लिखना चाहते तो यहां से लिख लें। ये देखें, ये फिक्स्ड एफर्ट्स दिए गए थे, इन सबको जमा किया, इन सबको जमा किया, ये दोनों डिपार्टमेंट्स का, तो ये दैट इज टोटल 148,600। तो आपके पास इन सबको जब जमा किया तो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हमने इन सबको जमा करके यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद आएगा ओपनिंग फिनिश गुड्स। ये कहाँ से आएगी बेटा, ये भी बैलेंस शीट में दी गई है। ओपनिंग के जो बैलेंसेस हैं वो सारे कहाँ से मिलेंगे हमें, ओपनिंग बैलेंस शीट से। ये देखिए फिनिश गुड्स लिखा हुआ है 1300,000, तो हमने ये ओपनिंग फिनिश गुड्स लिख दिए। अच्छा जी, अब इन दोनों को जब जमा करेंगे तो याद आएगा अवेलेबल फॉर सेल, दैट इज अवेलेबल फॉर सेल। ओके, दैट इज अवेलेबल फॉर सेल। किस तरह आ गया, इन दोनों फिगर्स को जमा किया। अच्छा बेटा, फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी अभी हमने थोड़ी देर पहले निकालना सीख ली थी, वहीं पे लिंक ले जाते हैं। दैट इज यूनिट कॉस्ट आई थी, कितनी फिनिश गुड्स क्लोजिंग थी, उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी। ये हमने यहाँ लिख दी। जब अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस किया तो दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ गया। सेल में से इसको लेस किया तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद सेलिंग एंड एडमिन इसमें से लेस करेंगे तो बेटा हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट ने कहां जाना होता है? इन द इक्विटी पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट। इसमें कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन तो बताएं। जो चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई थी उनको मैं वैसे हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है बेटा, तो ये जो ऑरेंज से कलर में है ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, ग्रीन वाली हमने बजट्स में से निकाली है। ओके, और ये जो बाकी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं ये इन कैलकुलेशन से मालूम हुई है जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, जो मैं अब क्लियर करता जा रहा हूँ। ये सब हमने इस इनकम स्टेटमेंट में ही मालूम की। जी बेटा, कोई जिस तरह आप ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह, सारा ये वही है, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर। ये फ्यूचर में क्या हो रहा है। ओके, अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का आप बिल्कुल वही फॉर्मेट रखें जो कि फॉर्मेट इन्होंने क्वेश्चन में रखा हुआ है, दैट इज लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, सेम वही फॉर्मेट रखें, ये फॉर्मेट आप वहीं से कॉपी कर लें। ठीक है, अब हम इसको लेके चलते हैं। देखें लैंड कितनी थी? 2 मिलियन। हमें लैंड के मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं दी गई थी, तो हम लैंड को एज इट इज लिख देंगे। लैंड इज 2 मिलियन। ओके, एज इट इज लिख दिया। इसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में? बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट कितने का था बेटा? 3 मिलियन का। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमने जाके 3 मिलियन का लिख दिया। अच्छा, अगर आपको याद हो क्वेश्चन में, तो डेप्रिसिएशन कितनी थी? 20,000। तो लैंड पे तो डेप्रिसिएशन होगी नहीं, डेप्रिसिएशन किस पे होगी फिर? बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट पे ही होगी। तो पहले से उनके पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी ना, दैट वाज 480,000। 480,000। तो अब डेप्रिसिएशन और हो गई कितनी? 20। तो कितना हो गया बेटा? 500,000। तो अब हमने यहाँ कर दिया 500,000। तो 3 मिलियन में से 500,000 लेस किया, दैट इज 2.5 मिलियन। और अगर हम टोटल फिक्स एसेट निकालना चाहें तो 2 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन, दैट इज 4.5 मिलियन। ठीक है बेटा, क्लियर? 480 पहले था, 20,000 की डेप्रिसिएशन और हो गई, तो ये 500,000 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद बेटा उन्होंने क्या क्या चीजें दी गई हैं? ये हो गया फिक्स एसेट। इसके बाद आ गए करंट एसेट्स। अब हम करंट एसेट शुरू करते हैं, और करंट एसेट्स में उन्होंने पहले लिए फिनिश गुड्स की वैल्यू, फिर रॉ मटेरियल की। तो हम भी आए करंट एसेट्स पे, और इसमें पहले इन्वेंट्रीज लिखेंगे। तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हम निकाल चुके हैं, दैट इज 688,700। दोबारा उस लिंक पे चले जाते हैं, यहाँ पे भी हमने लिखी हुई है, और अगर हम यहाँ से भी लिंक लगाना चाहें तो लिंक लगा सकते हैं, दैट इज 688,700। लाइक वाइज रॉ मटेरियल का भी हमने लिंक लगाया हुआ है, वो इनकम स्टेटमेंट में भी आ रहा है, और अगर वैसे भी आप उसका लिंक लगाना चाहें, हमने रॉ मटेरियल की वैल्यू निकाली हुई है 185,000। ओके, इन दोनों को सम किया तो ये इन्वेंट्रीज का टोटल आ गया। अच्छा जी बेटा, इसके बाद आते हैं डेटर्स। अब जैसे इन्होंने भी बैलेंस शीट में क्या लिए हुए? रॉ मटेरियल के बाद डेटर्स, और डेटर्स इनके पास थे 800,000, दैट वाज ओपनिंग।
तो डेटर्स के लिए मैंने थोड़ा सा ये स्टार एक लगाया और मैंने इसकी यहाँ पे वर्किंग की है। ओपनिंग था 800,000। ओके, तो उसको थोड़ा सा ना हम वो कर देते हैं। इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर। जी बेटा 800,000 ओपनिंग था इसका। लेकिन डेटर्स के साथ क्या होता है, सेल्स हमने कहा सपोज कर लेते हैं सारी की सारी क्रेडिट सेल्स हैं, तो टोटल कितना रिसीवेबल हो गया 5.7। सेल्स आपको पता है 4.9 थी, टोटल रिसीवेबल हो गया 5.7। फिर आप जब कैश का बजट बनाया था तो आपने रिसीट कितनी शो की थी 3.5 मिलियन। जाके दिखा देते हैं आपको, रिसीट जो थी हमारे पास 3.5 मिलियन। ओके बेटा, जब ये रिसीट हो गए तो बाकी कितना रह गया क्लोजिंग, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। ठीक है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कितना आ गया 2.2 मिलियन। 2.2 मिलियन, यही जाके हमने लिख दिया डेटर्स में 2.2 मिलियन। जैसे आपको डेटर्स अकाउंट होता है या रिसीवेबल अकाउंट होता है तो आप सेम वही पैटर्न करते हैं, ओपनिंग प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रिसीट्स, तो आपके पास आ जाता है क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग हमारे पास इस तरह आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है बैलेंस शीट में, दैट वाज कैश। एंड कैश ओपनिंग था 1 मिलियन और हमने क्लोजिंग का कैश निकाल चुके हैं, दैट वाज 1570। कैसे आया था बेटा, ये देखो 1570.7, ये हमने थाउजेंड्स में बनाई हुई थी फिगर, तो जब यहाँ पे हम लाए हैं इनटू थाउजेंड्स करके हमने उसकी ओरिजिनल फिगर ले आए हैं 1570,700। तो अब बेटा जब हमने इन तीनों को जमा किया, जी बता रहा हूँ एक सेकंड, इन तीनों वैल्यूज को जब जमा किया करंट एसेट्स की, तो हमारे पास ये आ गए टोटल करंट एसेट्स। और फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को जमा करेंगे, दैट इज टोटल एसेट्स। जी बेटा, सर आपने सारी की सारी सेल्स को क्रेडिट से जी कंसीडर जी कर लिया। जी जी। सर ये इंफॉर्मेशन लाइक कहीं लिखी भी है? देखो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी लिखी हुई, ठीक है, कुछ कैश सेल है या कुछ क्रेडिट सेल है, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके ख्याल में हम कर लेते हैं जी इससे कि 4 मिलियन की जो है ना वो क्रेडिट सेल है, ठीक है रोहित। अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि 900,000 की कैश और 4 मिलियन की क्रेडिट है, ये बात मानते हो? यस सर। सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना सम बन जाएगा, रिसीवेबल 4.8। तो हमने जो कैश रिसीट ली होंगी उसमें डेटर से कितना रिसीव किया होगा, वही जितना होगा। देखो अब 3.5 में 900,000 तो कैश सेल के पैसे आए होंगे ना, बिल्कुल। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 26। ठीक है, ये रह जाएंगे। तो हम हमारे पास रिसीवेबल कितना रह जाएगा, अगेन 2.2। अगर हमने ये भी समझ लिया कि 900,000 की कैश सेल है, देखो मैं कैश को लदा कर देता हूँ, ये कर देते हैं हम कि क्रेडिट है, क्रेडिट सेल के साथ इसका ताल्लुक बनता है ना। तो अगर हम 900,000 कैश सेल कर दिए तो 900,000 अगर इधर चला गया तो वो रिसीट में भी 900,000 चला जाएगा। तो जितनी मर्जी हम कैश सेल कर लें, जितनी मर्जी कर लें, तो रिमेनिंग रह जाएगी क्रेडिट सेल। ओके, बात समझ आ रही? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको और भी सोच लेना, जो भी आप करना चाहोगे। अगर वो कैश सेल में डालोगे तो कैश रिसीट में भी जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगी, क्रेडिट सेल रह जाएगी। तो फिर रिमेनिंग जो रिसीट होंगी वो क्रेडिट सेल से रिसीट्स होंगी। तो ये 2.2 मिलियन इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारी एसेट साइड के जो है ना डिटेल्स कंप्लीट हो गई, एसेट साइड की डिटेल्स कंप्लीट हो गई।
अब हम जाएंगे इक्विटी साइड पे। इक्विटी साइड पे अगर हम आए तो जी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज बैलेंस शीट में जाकर देखें तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो इनकी बैलेंस शीट दी गई है अपनी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है, 3 मिलियन। हमें इस क्वेश्चन में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के मतलब कोई बात नहीं बताई गई कि उसमें इजाफा हुआ है, कमी हुई है, हम एज इट इज इसको लिख देंगे 3 मिलियन। अच्छा बेटा, फिर बैलेंस शीट में देखें हमें बताया गया था रिजर्व्स, दैट वाज 2 मिलियन, तो हमने रिजर्व्स भी लिख दिया 2 मिलियन के। अच्छा बेटा, इस दफा क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था कितने का, 304750 का, उसको लाके हम रिजर्व्स में ऐड कर देते हैं, तो अब हमारे रिजर्व्स हो गए, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए 2304750, 3 मिलियन में ऐड किए। अब ये फिगर हमारे पास आ गई है 5304750, दैट इज आवर इक्विटी, दैट इज आवर इक्विटी, ये बन गई। अच्छा जी, नॉन करंट लायबिलिटीज हमें दी गई हैं 2 मिलियन की। नॉन करंट लायबिलिटीज जैसे बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए एंड सो ऑन, 2 मिलियन की हमने इसको 2 मिलियन एज इट इज लिख दिया। इसके बाद जो लास्ट चीज है दैट इज करंट लायबिलिटीज, दैट इज 1.42 मिलियन, ये थी हमारे पास करंट लायबिलिटीज। तो अब हम करंट लायबिलिटीज का देखते हैं हमारा क्या ट्रीटमेंट बनेगा। इसके लिए मैंने डबल स्टेरिक लगाया है और उसकी वर्किंग यहाँ पे की हुई है। तो बेटा आपका ओपनिंग क्रेडिट से 1420000 के, ओके। अब हमने निकालना है क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे आएगा, अब हम देखते हैं कि हमारे ये जो करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स होते हैं ये किस किस से रिलेट करते हैं बच्चों, ये रिलेट करते हैं रॉ मटेरियल से, ये करते हैं पेरोल से, ये करते हैं वेरिएबल एफओएच से, फिक्स एफओएच से और सेलिंग से, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनसे ये रिलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा इसमें क्या ट्रीटमेंट है। तो ये पॉइंट जरा थोड़ा सा इन सारी कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा आ रहा है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है, अभी आपको ये बात समझ आ जाती है। परचेजेस आपने रॉ मटेरियल कितनी की थी बेटा, 1.32 मिलियन की, और पेमेंट कितनी की है, 1 मिलियन। कहां से पता लगा, कैश बजट में आए, मटेरियल के जब हम सम लेंगे तो आपको पता लग रहा है कि आपने मटेरियल की पेमेंट की है 1 मिलियन। परचेजेस कहां से थी, इनकम स्टेटमेंट में भी हमने निकाली हुई थी और हमने इसका लिंक भी लगाया हुआ था, ये परचेज यहाँ पे भी आ रही थी, और हमने जब रॉ मटेरियल का परचेज बजट बनाया है उसमें भी ये 1.32 मिलियन की आ रही, दैट वाज रॉ मटेरियल परचेज बजट 1320। लेकिन आपने उसकी पेमेंट कितनी की है अभी तक, 1 मिलियन। तो अभी आपने 320,000 की पेमेंट और करनी है, ये आप आपके ऊपर ऑलरेडी ओपनिंग क्रेडिटर्स से इतनी अभी आपने और करनी है। लेबर, लेबर की जो कॉस्ट थी ना बेटा 929,300, कहाँ से हमें ये मिली थी, इनकम स्टेटमेंट में आए तो 929,300 थी, और जब लेबर का बजट बनाया था उसमें भी ये 929,300 आ रही थी, दैट वाज डायरेक्ट लेबर बजट की फिगर है, ओके। अच्छा जी, इसकी पेमेंट कितनी की है, कैश बजट में आ जाते हैं। कैश बजट में अगर आप देखें वेजेस की पेमेंट आ रही है सेम 929,300, तो हमने सेम लेबर की पेमेंट कर चुके हैं। अब नथिंग इज आउटस्टैंडिंग, जितना लेबर ने अर्न किया उतना ही हम पे कर चुके हैं, ठीक है बेटा। दैट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। अब हम आते हैं वेरिएबल एफर्ट्स, उसके जितने भी खर्चे थे ना हमने सारे लिख लिए, फिक्स्ड एफर्ट्स के जितने खर्चे थे सारे लिख लिए। अब आगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। अब बेटा सेलिंग एडमिन जो है ना, आप बताएं क्या डेप्रिसिएशन पे होती है, यस सर। हाँ सर क्वेश्चन क्या है आपका? डेप्रिसिएशन क्या पे होती है, नो सर, नो। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। तो क्या हमारी लायबिलिटी बनेगी डेप्रिसिएशन को पे करने वाली, नहीं सर। जी शाबाश। तो अगर आप देखें सेलिंग एडमिन जो थे ना हमारे पास थे 85,000 के, इनकम स्टेटमेंट में भी हम लिखे हमने 85,000, क्वेश्चन में भी दिए गए हैं हमें 85,000,
ये 85,000, इसमें 20,000 थी डेप्रिसिएशन, तो जो पेएबल होगा ना बेटा वो होगा 65,000। पेएबल जो होगा हमारा दैट इज एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 65,000। तो ये हमारे सारे एक्सपेंसेस आ गए। अब इसमें से ये हमने मटेरियल की पेमेंट की थी, ये लेबर की पेमेंट की है, और जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो हमने पे किए थे 1 मिलियन के। कैश बजट में देख लेते हैं, ये जो अदर्स थे ना ये हमने पे किए थे 1 मिलियन के, ये थाउजेंड्स में है, ठीक है। जब ये पे कर दिया, इसका नेट निकाला, ये आ गया 99,650 इंच वैल्यूज का। इसी तरह इसका वैल्यू नेट निकाला था, वो आ गया था 0, और इसका नेट निकाला था दैट इज 320। तो अब बेटा हमने ये पे करना था, फर्दर मटेरियल का ये पे करना है, और अदर्स में हमने ये पे करना है। इन सब का सम लिया तो ये हमारे पास आ रहा है 1839650। तो 1839650 हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारी बन गई टोटल लायबिलिटीज। इन दोनों को अगर हम सम करें दैट इज 9144,400, दैट इज योर टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो अब हमें ये पता लगा कि हम इतने यूनिट की सेल करेंगे अगर, तो प्रॉफिट क्या कमाएंगे, हमारी बैलेंस शीट क्या होगी, एंड सो ऑन। दिस इज प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अब आप इस सारे क्वेश्चन को देखें, और ये हमने सारे बजट्स बना लिए हैं, दैट इज कॉल्ड मास्टर बजट। अब हमारी बजटिंग हमारी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कंप्लीट हो गई है। अब हमने जस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देखने हैं, और देखने हैं कि क्या कम्प्लेक्सिटी आती है इसके अंदर। मसलन परचेज बजट बनाते वक्त कुछ कम्प्लेक्सिटी वो दे देगा, कहीं प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस दे देगा, कहीं लेबर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होगा, एंड सो ऑन। तो हमारा कॉन्सेप्ट जितना बजटिंग के अंदर पढ़ा जाता है वो सारा कवर हो गया। अब हम जाएंगे इसके एग्जाम और एग्जाम्पल्स की तरफ। जी बेटा, आप आपके सामने पूरा क्वेश्चन एक हुआ है बजटिंग, अब फुल फ्लैज आपके सामने आई है। अब आप इसमें से क्वेश्चंस करें और मुझे बताएं कि कहाँ आपको पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा। जी सर बेटा। बजटिंग का बजट के क्वेश्चन में प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन में क्या आ सकता है? सॉरी क्या कह रहे हो भाई? प्रोसेस कॉस्टिंग का और बजटिंग का मिल के आ सकता है क्वेश्चन? मैंने देखा तो नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग समटाइम वेरिएंस के साथ मिलके आता है, बजटिंग में नहीं देखा मैंने। सर अगर वो आ जाता तो फिर काफ़ी डिफिकल्टी लेवल आई होती है। नहीं नहीं, आप देखो प्रोसेस कॉस्टिंग में भी अभी हमने ना उसको बुक के हिसाब से पढ़ लिया था, कुछ एग्जांपल्स भी देख ली थी, कुछ पास पेपर्स भी देख लिए 17, 18 एंड 19 के। हम अभी उसकी प्रैक्टिस और करेंगे, ये नहीं कि अभी हमने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। असल में ये होता है कि जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हो ना तो आप थोड़े से मेच्योर्ड हो जाते हो, फिर आपको कोई किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो आप उसको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकोगे। अभी जस्ट एक चैप्टर पढ़ने के बाद अगर हम उसकी प्रैक्टिस सारी करेंगे ना एग्जाम से, तो वो आप इतने कॉन्फिडेंट उसमें नहीं होते। कॉन्फिडेंट कब होते हैं? जब सारे चैप्टर्स पढ़ लिए फिर उसके बाद हम किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। अभी भी हमने उससे कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपने देखा होगा कि उसकी जो चैप्टर में स्टडी थी वो टफ थी, और एग्जाम में क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल था, एबनॉर्मल लॉस के हवाले से, एबनॉर्मल गेन्स के हवाले से, और डिफरेंट डिपार्टमेंट के हवाले से पेपर का क्वेश्चन उसका रिलेटिवली सिंपल होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ाने पड़ते हैं ना। अच्छा बेटा, अब आपके सामने ये क्वेश्चन सारा है, शुरू से लेके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम्पल नंबर 8। इस पे एक दफा गो थ्रू हो, देखें कौन से चीज का सीक्वेंस आपको समझ नहीं आ रहा। आपने बजट के सीक्वेंस जरूर समझने हैं, अगर आपने बजट के सीक्वेंस ही नहीं समझे तो आपको कोई फायदा नहीं है, बजटिंग आपके कभी आपके कंट्रोल में आएगी ही नहीं, कभी भी नहीं आएगी। सर आप एक दफ़ा ना सारे बजट्स का सीक्वेंस बता दो सर। जी मैं बता देता हूँ आपको। देखो
जो बजटिंग का सीक्वेंस है ना, सबसे पहले हमने जब इस एक्सेल में भी बनाया है, तो कौन सा बजट बनाया था सबसे पहले? सेल्स, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट्स का जी गुड, प्रोडक्शन का बजट बनता ही यूनिट्स में हमेशा। फिर उसके बाद कौन सा बनाया? प्रोडक्शन यूनिट, बताएं, कोशिश करें, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। उसके बाद सर प्रोडक्शन यूनिट्स का, नहीं नहीं, सेल के बाद तो प्रोडक्शन बन गया ना, उसके बाद कौन सा बना? उसके बाद रॉ मटेरियल का, जी जी, मैं बताता हूँ, देखो सेल्स बजट बनेगा, इसके बाद प्रोडक्शन का बनेगा, इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज बजट बनेगा, फिर डायरेक्ट मटेरियल का परचेज बजट बनेगा, बोथ इन केजी या लीटर जो भी है, और इन रुपीस। ठीक है, यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ कि सेल का जो बजट है ना, वो बनेगा इन यूनिट्स एंड रुपीस। प्रोडक्शन का बजट बनता है सिर्फ यूनिट्स में। डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज बजट बनेगा केजी ऑब्लिक लीटर्स, जो भी आपकी चीज़ होती है। ठीक है, ये हो गया केजी एंड रुपीस में। ठीक है बेटा, इसके बाद कौन सा बनेगा? तो डायरेक्ट लेबर का बजट, इसके बाद वेरिएबल एफओएच का बजट, इसके बाद फिक्स एफओएच का बजट, इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कर लो, या चलो पहले यूनिट कॉस्ट निकाल लो, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सर जी जी सर ये बीच में आपने रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस था जी जी। वो भी तो निकाला था ना, आई थिंक कौन सा प्रोडक्शन रहा? यूनिट्स के बाद निकाला था रॉ मटेरियल का सर। रॉ मटेरियल कौन सा निकाला? देखो ये सारे आपके सामने हैं, सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज बजट, फिर डायरेक्ट मटेरियल का परचेज बजट। ओके ठीक है, परचेज परचेज में। ठीक है ना, ये परचेज हमने यहाँ लिख दिया, डायरेक्ट मटेरियल का परचेज बजट। फिर डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स एफओएच, यूनिट कॉस्ट हम निकालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ये जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग के थे, जैसे मार्केटिंग एंड सेलिंग, इसके अंदर आ गए मार्केटिंग, सेलिंग एंड एडमिन, ये बजट इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने क्या बेटा बनाया है? कैश बजट। कैश का आ गया। इसके बाद हमने बनाया है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब ये सीक्वेंस के बगैर अगर आप कोई चीज बीच में से बनाना चाहेंगे ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये सीक्वेंस होगा क्योंकि इस जैसे सेल्स है ना, इसके जो यूनिट्स निकलते हैं वो प्रोडक्शन में यूज होते हैं। प्रोडक्शन जब मालूम होती है तो फिर यूजेज मालूम होती है, यूजेज मालूम होती है तो ओपनिंग क्लोजिंग ऐड लेस करते हैं तो परचेज बजट मालूम होता है। फिर प्रोडक्शन मालूम होती है तो लेबर मालूम होता है। प्रोडक्शन से ही हमें फिर वेरिएबल एफओएच मालूम होते हैं, ठीक है, या लेबर आवर्स मालूम होते हैं। तो ये सीक्वेंस चलता है बच्चों, ये सीक्वेंस आपके जहन में रहेगा तो ये क्वेश्चन होगा। और ये मास्टर बजट की एक बहुत अच्छी एग्जांपल इस स्टडी टेक्स्ट में दी गई है। ऑल्दो कि इसका आंसर थोड़ा सा ना इन्होंने कैलकुलेशन में गलती की हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे की है, ताकि कभी आप देखें तो आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, इन्होंने क्या किया है कि करंट लायबिलिटीज कर दी हैं 1844.65, जबकि हमारी कितनी आ रही हैं 1839650। ये इनकी यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट लॉस को हिला दिया है। प्रॉफिट लॉस इन्होंने कर दिया 299.75, जबकि प्रॉफिट लॉस देखें कितना है 304750। इन्होंने भी ऊपर प्रॉफिट लॉस सही निकाला होगा,
प्रॉफिट लॉस इनका कहाँ पे है, इनको नीचे आ रहा है। देखो प्रॉफिट लॉस इन्होंने भी सही निकाला हुआ है 304.75, लेकिन जब ऊपर बैलेंस शीट में दिखाया ना तो वहाँ पे इनसे थोड़ी गलती हो गई है, इसलिए आप इससे परेशान ना होना। यहाँ पे देखो ये 299.75 लेके, ये दिस इज नॉट 299, दिस इज 304.75। ठीक है बेटा, ये एक्सेल की जो शीट है ये भी मैं आपको भेज देता हूँ ताकि आपको इसके सारे सीक्वेंस समझ आ जाए। ठीक है बेटा, ये बात हो गई। फिर एक और बात आपको बताता चलूँ कि आपने हो सकता है गवर्नमेंट जॉब भी करें, गवर्नमेंट में बजट कैसे बनते हैं और कमर्शियल एंटरप्राइजेज जैसे बिजनेस हैं इसमें बजट कैसे बनता है। अच्छा, उस दिन बच्चों जब हमने बजट को स्टार्ट किया था तो हमने ये देख लिया था कि एक हमारे पास क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर। जब आपने बिजनेस का बजट बनाना होता है तो बेटा सबसे पहले आप बनाते हैं रेवेन्यूज का बजट। जैसे हमने देखा है आज किसका बजट बनाया है, सबसे पहले हमने सेल्स का बजट। सेल्स का बजट सबसे पहले बनता है, इनकी बेसिस पे फिर हमारे बनते हैं प्रोडक्शन एंड एक्सपेंसेस के बजट। ओके, जबकि गवर्नमेंट का काम मुख्तलिफ है, गवर्नमेंट के पास पहले बनता है एक्सपेंस का बजट। लाइक इसमें डिफेंस का खर्चा, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लाइक डैम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ठीक है, ये खर्चे, ये सारे पहले गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस लिखती रहती है। से गवर्नमेंट ने लिखे 100 रुपीज़ के अपने खर्चे लिख दिए। फिर गवर्नमेंट देखती है सेकंड स्टेप में कि इनके लिए मैं रेवेन्यूज कहाँ से लाऊंगी। उसके लिए फिर वो देखती है कि मैं फलाना इनकम टैक्स लगाऊं, मैं लोन लूं एंड सो ऑन। फिर इसको भी इक्विवेलेंट करने की कोशिश करती है वो 100 से। अगर 100 नहीं कर पाती तो 95 से कर लिया, और बाकी 5 के लिए क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट इशुएंस ऑफ नोट इशू कर देती है गवर्नमेंट। करेंसी नोट्स होते हैं ना, ये स्टेट बैंक के थ्रू वो इशू करवा लेती है। इसी को कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। इकोनॉमिक्स में शायद आपने पढ़ा हो डेफिसिट फाइनेंसिंग। कि गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यूज जो इकट्ठे किए दैट वाज 95, और बाकी अब गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिल रहे तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, नए नोट इशू कर देती है। तो बेटा जो बेसिक डिफरेंस है गवर्नमेंट के बजट में और कमर्शियल बिजनेस के बजट में वो क्या है, गवर्नमेंट पहले अपने सारे एक्सपेंसेस लिखेगी, जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, डिफेंस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे ये डीसीज अपॉइंट किए हुए हैं, हॉस्पिटल्स के एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल्स में टीचर्स हैं, सरकारी ऑफिस में टीचर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं एंड सो ऑन। तो ये उनका खर्चा आता है। फिर गवर्नमेंट देखती है कि इनके लिए मैं रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करूँ, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज और स्टैम्प ड्यूटीज, ठीक है, और ये मोटरवे टोल टोल प्लाजा, इस तरह के एयरपोर्ट टैक्सेस एंड सो ऑन। तो गवर्नमेंट सारे वो टैक्सेस, पेट्रोल के ऊपर लेवी एंड सो ऑन, ये रेवेन्यू इकट्ठा करती है। इस तरह गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस जो बनाए हैं उनको मीट करने की कोशिश करती है। ऑन दी अदर हैंड जब बिजनेस में बनाना है उसने देखना कि मैं कितनी सेल्स करूंगा, इसके लिए मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है, इसके लिए मेरे क्या एक्सपेंसेस आएंगे एंड सो ऑन। तो दिस इज बच्चों बजट की मुतलिक बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो एक और कॉन्सेप्ट इसमें जिक्र होता है वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ, 2 एक मिनट है हमारे पास अभी। दैट इज कॉल्ड बजट कमेटी। ठीक है, बजट कमेटी। बजट कमेटी में बच्चों ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को समझ लें या एक मीडियम और एक लार्ज। अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना तो उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक सेल्स, लाइक प्रोडक्शन, लाइक प्रोक्योरमेंट, लाइक मार्केटिंग, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन,
like human resource, like finance, ठीक है, like accounts, like audit एंड सो ऑन। तो बेस बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इवन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी मुख्तलिफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में देखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट से ना एक रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, हर डिपार्टमेंट से एक उनका रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। इट मे बी द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट और एनी वन नॉमिनेटेड बाय दैट हेड, उनके जिस हेड ने भी उसको नॉमिनेट किया हो, ठीक है। तो हमारे पास एक सबका रिप्रेजेंटेटिव होगा और यूजली जो सीएफओ है ना, वो इस कमेटी का हेड होता है, बजट कमेटी का हेड। क्या होगा बच्चों, जब बजट हमने बनाना शुरू करना होता है ना, तो सारे डिपार्टमेंट से हम उनकी ना रिकमेंडेशन मांगते हैं। मसलन सेल्स वाला बताएगा जी मैं इतने यूनिट सेल कर सकता हूँ, प्रोडक्शन वाला बताएगा जी मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इस लेवल पे काम कर रही है, मैं इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। प्रोक्योरमेंट वाला कहेगा जी मैं इतना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके ला सकता हूँ। मार्केटिंग वाला कहेगा जी मैं इतनी एडवर्टाइजमेंट करके इतनी सेल्स जनरेट कर सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन वाला कहेगा मेरा इतना डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, आप जितनी प्रोडक्शन मुझे देंगे मैं मुल्क के कोने कोने में यहाँ यहाँ पहुंचा सकता हूँ, यहाँ नहीं पहुंचा सकता। ह्यूमन रिसोर्स बताएगी कि हमारे पास रिक्विजिट मैन पावर है, हम फर्दर नई एम्प्लॉयमेंट कितनी करेंगे, कितने ट्रेन करेंगे, कितनों को प्रमोट करेंगे एंड सो ऑन। फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा भाई हमारे पास फाइनेंसिंग का क्या स्टेटस है, हम क्या फर्दर इशुएंस ऑफ शेयर्स कर सकते हैं, हम बैंक से लोन लेंगे अपने फाइनेंशियल क्रंच के टाइम पे, या हमारे पास अगर सरप्लस है तो इन्वेस्ट करेंगे एंड सो ऑन। इस तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले बताएंगे कि उनके मैन पावर क्या है, उनके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। ऑडिट डिपार्टमेंट वाला बताएगा कि हमने इंटरनल ऑडिट करना है, हमने किस तरीके से इसको पूरे ईयर का ऑपरेशन चलाएंगे एंड सो ऑन। सीएफओ जो है ना, इट इज अ पिवटल, क्योंकि फाइनेंस ही सब कुछ है। सारी चीजें जितनी भी सेल्स हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए, ये यूनिट्स में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको कन्वर्ट करना होता है हमें मॉनेटरी वैल्यू में। तो ये सारा काम करता है सीएफ। तो फिर हम इनकी रिकमेंडेशन देने के बाद इसके ऊपर डेलिब्रेट करते हैं कि सेल वाला तो कहेगा जी मैं 1 लाख यूनिट सेल कर दूंगा, प्रोडक्शन वाला कह रहा है 90,000। तो बच्चा हम कितने यूनिट बनाएंगे, सेल हमारी ज्यादा आ रही है, प्रोडक्शन कम है, तो फिर हमें टाई अप करना है इन सारे डिपार्टमेंट्स के दरमियान, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स मीट हो सकें। तो बेटा इससे आगे इंशाल्लाह कल कुछ थ्योरी की चीजें और बजट की हम पढ़ेंगे, इंक्रीमेंटल बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है, और भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है। तो अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ और एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह कल से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।